हम पढ़ेंगे केबल और जॉइंट के बारे में। एक्चुअल में क्या है कि हमारा जो टॉपिक्स है, अब चुप हो जाओ भाई सब। हमारा जो टॉपिक है वो हम पहले केबल और जॉइंट पढ़ेंगे, तभी तो हम वायरिंग के बारे में समझेंगे। क्योंकि कोई भी वायरिंग करने से पहले आपको केबल का चयन करना पड़ेगा। केबल कैसे बनेगी, तार कैसे बनेगा, फ्यूज के लिए कौन सा गुण काम में आएगा, तो इन सभी तार और तार के ऊपर लगने वाले कुचालक के बारे में तो हमें देखना ही पड़ेगा। इसलिए हम पढ़ रहे हैं केबल एवं जॉइंट के बारे में। ठीक है। अब केबल और जॉइंट हम सभी जगह काम लेते हैं, घरेलू काम में लेते हैं, औद्योगिक में लेते हैं, समुद्र में पनडुब्बी में लेते हैं, हवाई जहाज में लेते हैं, रेलवे में लेते हैं। सब जगह केबल एवं तार के बिना तो आप कोई भी स्थापना विद्युत की कर ही नहीं पाओगे। तो हम आज की क्लास में केबल और केबल के सारे जॉइंटों के बारे में आराम से अध्ययन करेंगे। ठीक है। सबसे पहला मामला है कि हमारे पास चालक पदार्थ क्या होता है। तो चुप हो जा, इधर देख ले। अब ऊपर नीचे गुणगुण। आपके पास देखो कि हम सबसे पहले देखते हैं चालक के बारे में। चालक क्या होता है? जिसमें धारा का प्रवाह, वो सब चालक है। जैसे आपके टेबल बैठे हैं तो ये जो नीचे फ्रेम है ये क्या है? चालक है। एक तरफ तार लगो, दूसरी तरफ हाथ लगो, झटका आएगा, तो इसका मतलब क्या है? चालक। अब लेकिन ये तार नहीं है, तार थोड़ी है, ये तार नहीं है। तार और चालक में फर्क है। चालक जिसमें धारा का प्रवाह होगा वो सारे ही चालक, चाहे आयताकार हो, चाहे वर्ताकार हो, चाहे वर्गाकार हो, चाहे घनाकार हो, चाहे कैसे ही हो। लेकिन तार कौन सा मतलब तार कौन सा होगा? जिसका अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल। अरे तुम्हारी बीमारी क्या है? चुप क्यों नहीं हो जाते? क्या चाहते हो? ठीक ठाक बैठे रहो, क्यों किसी को टेम्परामेंट गड़बड़ कर रहे हो? आपका काम है बैठे बैठे पढ़ना। जब आपके पास अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है वो ऐसे वर्ताकार कटाक्ष क्षेत्रफल वाला हो जाए, तो ये क्या कहलाएगा? तार। ये क्या कहलाएगा? तार कहलाएगा। लेकिन क्या ऐसा अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल ये तार है क्या? नहीं, ये क्या है? चालक। तो चालक तो ये भी है, ये भी क्या है? चालक। इसका मतलब है कि सभी तार चालक होते हैं, लेकिन सभी चालक तार नहीं। बस रीजनिंग लगी आपके। ठीक है। तो सभी तार क्या होते हैं? चालक। लेकिन सभी चालक तार नहीं होते। चालक तो वो होगा जिसमें धारक पर होगा, वो सारे के सारे क्या कहलाएंगे? चालक कहलाएंगे। ये इधर रख दो, जो लेट आए वो मेरे से मिल लेंगे। तू उधर बैठ जा। ठीक है। तो वह पदार्थ जो विद्युत धारा के प्रवाह को सुगमता प्रदान करता है क्या कहलाता है? चालक। चालक तांबा, एल्यूमिनियम अलग अलग बना। क्या भाई मुझे कहा कि तांबे का चालक काम ले लो, मैंने कहा ठीक है तांबे का काम मैं ले ही लेता हूं, लेकिन तांबा महंगा है, तो मैं पारेषण और वितरण लाइन में तांबा ले पाऊंगा क्या? तो कहा फिर एल्यूमिनियम ले लो। मैंने कहा एल्यूमिनियम ही ले लूंगा, लेकिन एल्यूमिनियम कमजोर है तो घर की वायरिंग में तो काम में लूंगा नहीं। तो घर की वायरिंग के लिए तो तांबा, और पारेषण लाइन के लिए क्या ले लिया? एल्यूमिनियम, सस्ता है। लेकिन मैं कहूँ ये झोल भार सहन नहीं कर पाएगा, अब क्या करूं? तो उसने कहा एक अंदर डाल दो स्टील का तार। तो स्टील का तार क्यों? मैं को इसमें धारा प्रवाह क्या? नहीं, इसका प्रतिरोध ज्यादा है। नहीं तो हम स्टील के तार से धारा ही प्रवाह कर लेते हैं, लेकिन प्रतिरोध क्या है? ज्यादा। क्या धारा तो एल्यूमिनियम वाला प्रवाहित करा देगा, और स्टील का तार है ये आपको मजबूती प्रदान कर देगा। तो इसलिए हमें कहां पर कौन सा तार काम लेना ये तय आज करना है। मैं कहूंगा हीटिंग एलिमेंट चाहिए तो नाइक्रोम ले लो, मैं कहूंगा फ्यूज चाहिए तो उसने का टिन और लेड ले लो, मैं कहूंगा बल्ब का चाहिए तो आपके टंगस्टन ले लो। सबका अलग अलग गुण है कि नहीं है? इस हिसाब से हमें अलग अलग तारों का चयन करना है। सामान्यतः वायरिंग एवं वाइंडिंग में किसका प्रयोग किया जाता है? कॉपर का। और पारेषण और वितरण लाइन में कौन सा करते हैं? एल्यूमिनियम। बस बार सामान्यतः किसकी बनी होती है? एल्यूमिनियम। ठीक है। खोखले चालक उपयोग बस बार करते हैं। खोखले चालक किसका होता है? एल्यूमिनियम। विद्युत रोधक, मैंने कहा भाई तार है, सीधा ऐसे हाथ लगा दिया तो करंट आ जाएगा ना, तो ऊपर क्या लगाओ? इंसुलेशन लगाओ। इंसुलेशन किस पर निर्भर करेगा? वोल्टेज पर। और चालक किस पर निर्भर कर रहा है? धारा पर। तो वोल्टेज के हिसाब से उसके ऊपर क्या करना पड़ेगा? इंसुलेशन। और इसलिए इसका उच्च दर्जे का प्रतिरोध होना चाहिए, तभी तो मेरे अंदर धारा नहीं आएगी।
भाई ये कोई भी तार है, इसके ऊपर इंसुलेशन, इसमें प्रतिरोध क्या है? उच्च दर्जे का, ताकि मैं हाथ लगाऊं मेरे झटका नहीं। तो उच्च दर्जे का इसके अंदर क्या है? प्रतिरोध। ठीक है, तार के बारे में मैंने बता दिया। अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल कैसे होगा? वर्ताकार। अब तार है ना, इसके अलग अलग प्रकार के तार का वर्गीकरण करेंगे ना बाद में केबल में, तो केबल में वर्गीकरण किसके आधार पर होगा? तो आप कहेंगे विद्युत रोधन के आधार पर, कि कौन सा वल्कनाइज इंडियन रबर है, पीवीसी है, ये किसके आधार पर होगा? कुचालक आधार पर। भाई कोई भी तारों का वर्गीकरण किसके आधार पर होगा? कुचालक के आधार पर। ठीक है, अगला है हमारे पास केबल। केबल क्या कहता है? केबल कहता है सिंपल, कि तुम्हारे पास ये एक कोर रही, इसके ऊपर कर दिया इंसुलेशन, ये एक और रही, इसके ऊपर कर दिया इंसुलेशन, ये एक और है, इसके ऊपर कर दिया इंसुलेशन। अब इन सभी को मिलाकर कर दिया इंसुलेशन, ये क्या बन गई? केबल। प्रत्येक कोर का अलग अलग इंसुलेशन किया, फिर सभी को मिलाकर उनका क्या कर दिया? इंसुलेशन। तो बताओ क्या बन गई? केबल। ऐसी बनेगी। तो केबल के बारे में यही कहानी है। एक या एक से अधिक एंटे तारों वाला आवरण युक्त, या एक से अधिक कोर वाला आवरण युक्त तार क्या कहलाएगा? केबल। प्रत्येक कोर का चालक अलग विद्युत रोधी होना चाहिए, जो मैंने बनाया था। सभी कोर एक यांत्रिक सुरक्षा खोल में बंद किए जाते हैं, वे अंदर पूरा खोल में वापस बंद होंगे, तो एक साथ बंद होंगे। एक कोर केबल, तीन कोर केबल, दो कोर केबल, 3.5 कोर केबल, ये सभी बहु कोर केबल के उदाहरण। ठीक है, अगला है कि कोर किसे कहते हैं। तो मैंने कहा कि आपको जो डायग्राम बना के मैंने दिखाया ना, तो ये मेरे पास एक कोर है, इसकी इंसुलेशन किया, तो ये क्या हो गया? एक कोर केबल। जब मैं इसमें कोर की संख्या बढ़ाऊंगा तो 2 कोर 3 कोर ऐसा हो जाता ना। तो केबल में प्रत्येक आवरण युक्त तार क्या कहलाता है? कोर। यदि केबल में आवरण युक्त तार 3 है, तो बताओ कितने कोर केबल है? 3 कोर। जो मैंने पहले बनाया था वो 3 कोर केबल था। ठीक है, अब कहा भाई ठीक है केबल बन गया। आर्मड केबल। आर्मड केबल, तो आर्म का मतलब क्या होता है? भुजा। आर्मी मतलब मजबूती, तो आर्मड का केबल भी मजबूती से ही है। आर्मड केबल है इसकी यांत्रिक सामर्थ्य बहुत ज्यादा हो। मैं कहेगा भाई देखो गली से ऐसे ना रो तार लगा कर गली क्रॉस करके मेरे घर में लाइट आ रही है, कोई ट्रैक्टर वैक्टर कोई अड़ गया तो ये तार टूटेगा, किसी का करंट और आ जाएगा। तो कौन सी केबल लगानी चाहिए? आर्मड। आर्मड केबल पहली बात तो टूटेगी नहीं, इतनी मजबूत होगी। टूट भी जाएगी तो इसमें जो केबल होती है ना, केबल के ऊपर धातु की एक परत होती है, उसके ऊपर और इंसुलेशन होता है, और धातु की परत को अर्थिंग करना अनिवार्य है। टूट भी गई तो जैसे ही तार के द्वारा आएगा ना, तो तार उस धातु की परत के टच होगा, इससे क्या होगा? अर्थिंग हो जाएगा, और अपन क्या जाएंगे? सेफ। तो यांत्रिक सामर्थ्य भी ज्यादा हुआ। इसलिए रोड क्रॉस करनी है तो बताओ कौन सी केबल लगाओगे? आर्मड। जमीन में कौन सी लगा दोगे? आर्मड। मजबूती है ना, जहां मजबूती ज्यादा वहां कहां से केबल काम ले लोगे? आर्मड। ठीक है, अगला कौन सा? स्टैंडर्ड कोर केबल। अब देखो कि जैसे मान लो मुझे चालक तार चाहिए 4 mm² का, 5 mm² का। मेरे पास एक काम है कि मैं 5 mm² का एक ही चालक काम लूं। यहाँ मैं एक एक mm² क्षेत्र का क्या ले लूं भाई? 5 काम ले लूं। तो यदि मैं ये काम लूंगा तो लचीलापन क्या रहेगा? ज्यादा। और ये काम लूंगा तो ये क्या होगा? एक ठोस हो गया। ठोस हो गए तो मुड़ेगा आसानी से नहीं। इससे क्या कहेंगे? ठोस चालक तार। इससे कहूंगा स्टैंडर्ड कोर। स्टैंडर्ड कोर करने से क्या होता है? लचीलापन ज्यादा होता है, इसलिए मैंने इसको काम में लिया। एक से अधिक तारों एंड कर बनाई गई कोर, स्टैंडर्ड कोर, जिसे तारों में क्या बढ़े? फ्लेक्सिबिलिटी। और अगला है लचीली केबल। इसके बारे में क्या बताएं, गांव में यही मिलती है। आप कहते हैं भाई थोड़ा सा तार जोड़ना 20 फुट ले आ, तो यही तो लाते हो लचीली केबल। तो ये लचीली केबल है, वो तो इतनी है, फ्लेक्सिबल महीन तार होते हैं। अब आते हैं तार के प्रकार। तार के प्रकार, ये तांबे का तार दिख रहा है, नंगा तांबे का तार। नंगा तांबे का तार तो हम कहाँ काम लेंगे? अर्थिंग में। अर्थिंग में भाई सीधा तार जोड़ दो। अर्थिंग वाले तार से कोई खतरा थोड़ी है, किसी ने हार्ट टच कर लिया तो ठीक ही बात है, क्या होगा? ये तो खुद वैसे भी तो अर्थिंग का तार है, धारा तो वैसे ही प्रति को ले जा रहा है। तुम्हारे शरीर का प्रतिरोध 1000 ओम, इसका खुद का 1 ओम, तो धारा तो उधर जाएगी ना, तो टेंशन ले क्यों? तो वो हमारे पास नंगा तांबे का तार काम हम ले लेते हैं, यानी आवरण मुक्त। बेयर कंडक्टर कहते हैं जिसे आवरण नहीं होता, उस कंडक्टर क्या कहते हैं? बेयर कंडक्टर। आवरण मुक्त मतलब बिना आवरण का। ठीक है, अब देखो कि इस कॉपर का वायर है ना, इतना वातावरण के प्रभाव को झेल नहीं पाता है।
वातावरण का प्रभाव की तो झेलने क्षमता नहीं होती है। इसलिए अपन क्या करते हैं कि इसके ऊपर टिन का लेप कर देते हैं। जब कॉपर के तार के ऊपर टिन का लेप कर दिया तो वो क्या बन गया, टिंड कॉपर। क्या कहलाया, और टिंड कॉपर है। अब ये वातावरण के प्रभावों से मुक्त है। अब इसका वातावरण का प्रभाव इसके ऊपर कोई असर नहीं करे, बस ये देखना है। आप इसको एक बार यहां से सुन लोगे, फिर भले पढ़ोगे नहीं पढ़ोगे आपको याद ही रहेगा, बट ये चीज कुछ भी नहीं छूटेगी, सारी याद रहने वाली चीज है। लिखने में तो टाइम वेस्ट होना ही है, ये तो चीजें इतनी आसान वाली है। ठीक है, तो एक कठोर खींचा गया तांबे का तार कैसा होता है, नंगा तार होता है, प्राय टिन से आलेपित किया जाता है, जो वातावरण प्रभाव से क्या रहे, सुरक्षित। अब देखो अर्थिंग में दो जगह करता हूं अलग अलग प्रकार की। एक तो ओवरहेड लाइन है, उसको मैं अर्थिंग क्यों करता हूं, अरे भाई ऊपर लाइटनिंग अरेस्टर लगा हुआ है, आकाश से बिजली गिरेगी, उच्च वोल्टेज को डिस्चार्ज करने के लिए, सवाल परीक्षा में उत्तर यही है, उच्च वोल्टेज को डिस्चार्ज करने के लिए किसका प्रयोग करोगे, लाइटनिंग अरेस्टर का। क्यों, आकाश से बिजली गिरेगी तो वोल्टेज तो होगा ना बहुत ज्यादा। नासा ने थोड़े दिन पहले बताया था लाखों वोल्टेज है, माप हम पाए नहीं, है लाखों में। तो उच्च वोल्टेज को डिस्चार्ज करना है तो वहां फिर तार थोड़ा मोटा काम में लेना चाहिए, तो 8 SWG। और घरेलू के लिए तार थोड़ा सा पतला चलेगा तो 14 SWG। SWG का मान बढ़ेगा तो तार क्या होगा, पतला हो गया। एक है भाई विशेष रूप से एनीलिंग प्रक्रिया। एनीलिंग क्या होती है, एक प्रकार की प्रक्रिया है। कैसी प्रक्रिया, आपको धीरे धीरे गर्म करना पड़ेगा तार को, तार को गर्म करके वापस आप है ना उस हिसाब से तापमान के साथ लगा के उसको ठंडा करते हैं, जिससे इसमें फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ जाए। तो एनीलिंग तांबे के तार के साथ की जाने वाली एक ऐसी प्रक्रिया है जो तांबे में लचीलापन बढ़ाती है। क्या बढ़ाती है, लचीलापन। तांबे या तांबे की मिश्र धातु में लचीलापन का गुण उत्पन्न करती है, और इससे एक तरीके से ये कहते हैं डक्टाइल गुण होता है, मतलब तन्यता भी ज्यादा हो जाती है, तो ये गुण होता है। ये हमारे पास कौन सी प्रक्रिया है, एनिलिंग। तो कहां जा रहा है भाई, सिंबल नहीं 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 लेना अभी, तो बैठ मैं देख लूंगा। अगला है ACSR। ACSR क्या है, एल्यूमिनियम कंडक्टर स्टील रेनफोर्स्ड। एल्यूमिनियम कंडक्टर स्टील रेनफोर्स्ड। एल्यूमिनियम के द्वारा तो चालकता रखो, एल्यूमिनियम के द्वारा क्या रखो, चालकता। इस्पात के द्वारा मजबूती रखो। रेनफोर्स का मतलब होता प्रबलित, प्रबल बढ़ाना, प्रबलता बढ़ानी। तो स्टील के द्वारा तो मजबूती रखो और एल्यूमिनियम के द्वारा चालकता रखो। और पारण और वितरण लाइन में किसको काम लेते हैं, ACSR को। तो ये हमारे पास ACSR है। और इसमें भी देखो ACSR में एक लास्ट लाइन पढ़ना, बाकी सब कुछ आपको समझ में आ ही गया। कंप्रेशन स्लीव का उपयोग क्या है, ये बाकी समझ में आ गया, मैं तो बोल दिया तो वो सब मुझे पता है कौन सी लाइन क्या क्या लिखी हुई है। कंप्रेशन स्लीव क्या है, कंप्रेशन स्लीव होता है कि दो चालक तारों को जोड़ने के लिए एक ऐसी लगने वाली एक सी पाइप सी दिखती है, अब इसमें क्या हुआ कि आप इधर चालक के तार डाल दिए, एक 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 एक, एक करके तार डाल दिए, फिर तार को इधर है ना मोड़ के बांध दिए, तो फिर इसको ऊपर से क्या कर दिया, कंप्रेस कर दिया। कंप्रेस मतलब दबा दिया। अब बताओ खींचोगे तो ये तो खुलेगा नहीं, ये खुलेगा नहीं तो तार मजबूती से अंदर फंस गया, ऐसा ही तार इधर मजबूती से अंदर फंस गया। अब बताओ दोनों में चालकता हो गई कि नहीं हो गई। कंप्रेसर स्लीव उपयोग करके ACR चालक को जोड़ा जाता है, ये जोड़ने के लिए काम में लिया जाता है। किसका, कंप्रेशन स्लीव का। कोई जरूरी नहीं इसी का काम लेंगे, आगे थोड़ी देर पढ़ेंगे जोड़, जोड़ भी तो पढ़ेंगे, तो जोड़ का भी प्रयोग लेते हैं, ब्रिटानिया जॉइंट, ठीक है ना, वो भी देखेंगे। अब हाँ मैं सब सारा सारा आपको ये सब याद हो जाएगा, यहीं पे आपके पन्ने आपके लिए नोट्स के लिए हिसाब से काम आएंगे। अगला हमारे पास है GI तार। GI तार तो मेरे देखो कोई खास काम मुझे तो आता हुआ पहले दिखा नहीं था, क्योंकि मैंने कहा GI मतलब आई मतलब तो आयरन है, लोहा,
लोहा का तो प्रतिरोध क्या होता है, ज्यादा। तो मैं क्या चालकता के लिए काम में लूंगा ना। और वातावरण में भी जंग लगती है लोहे के ऊपर, तो इसका क्या करें कि जस्ते की परत चढ़ा दो। जस्ते की परत लोहे के ऊपर चढ़ाई तो क्या बन गया, गैल्वेनाइज्ड आयरन। अब कहां काम में लेंगे, अब क्या ये सस्ता हो गया क्योंकि लोहे है, अब ये सस्ता है, वातावरण के प्रभाव से मुक्त है, अर्थिंग में काम लो। अर्थिंग के पाइप, अर्थिंग की प्लेटें, तो ये जो सब कुछ है वो किसकी बनाओ, जीआई की। अर्थिंग की प्लेट, अर्थिंग भाई बहुत सारे लगने, तो वो सबको सब क्या काम लो, जीआई, गैल्वेनाइज्ड आयरन को काम में ले लो। ठीक है, इसका प्रयोग टेलीफोन लाइन में भी करते हैं, लेकिन टेलीफोन लाइन में सीधा जीआई की जगह स्टील का तार काम लेते हैं, तो बाकी टेलीफोन में भी काम में ले सकते हैं। अच्छा, एक स्टे वायर है, हाँ ये भी ठीक है। स्टे वायर तो आप जानते होंगे, ये खंबा है। अब इस खंबे के हमें क्या चाहिए, सपोर्ट, तो यहाँ एक इंसुलेटर भी लगाएंगे। और ये जो तार है ना, ये कहते हम जीआई लगा देते हैं, महंगा वाला तार क्यों लगाएं, क्यों एल्यूमिनियम का तार लगाएं भाई, उससे तो लोहा सस्ता है, तो अपन जीआई तार लगा देते हैं। तो ये यहाँ पर जीआई तार काम में ले लिया जाता है। और तांबे की, एल्यूमिनियम वाले में मजबूती कम है, तांबे में मजबूती, सॉरी आयरन लोहा में मजबूती क्या है, ज्यादा, इसलिए यहाँ कौन सा तार काम लेना चाहिए, जीआई। अगला है फ्यूज तार। फ्यूज के बारे में क्या बताएं, फ्यूज क्या गलना क्या होना चाहिए, कम। देखो अगर पहले तो फ्यूज की रेटिंग ऐसे होती थी 5 एम्पियर, 15 एम्पियर। 2019 में भारत ने रूल चेंज हुआ है, 6 एम्पियर और 16 एम्पियर हो गए। पहले 5 और 15 चलते थे, वहां 6 और 16 हो गए। 2019 में अमेंडमेंट हो गया, संशोधन हो गया। तो अब इसका एम्पियर का मतलब क्या है कि भाई 5 एम्पियर धारा आते ही फ्यूज उड़ जाना चाहिए, ये कह रहा है। तो फ्यूज का तार तो पतला होना चाहिए ना, पतला होगा तो गर्म होते ही जल्दी टूट जाएगा। तार मोटा हुआ तो जल्दी से टूटेगा ही नहीं, और वो टूटेगा नहीं उससे पहले आदमी चला जाएगा, फिर टूट के भी क्या कर लेगा, आदमी तो गया। फ्यूज तो सुरक्षा के लिए काम में लिया ना, तो आदमी मरे उससे पहले फ्यूज उड़ जाना चाहिए, नहीं तो उसके फ्यूज उड़ेंगे। फ्यूज तो एक तरफ उड़ना उड़ना है, यही है। तो टिन प्लस लेड को मिलाकर क्या बनाया जाता है, फ्यूज वायर। और टिन और लेड नहीं हो तो तांबे का पतला तार काम में लेते हैं। लेते तो हम एल्यूमिनियम का पतला तार ही है, टूट जाता जल्दी से, क्योंकि एल्यूमिनियम का गलनांक 660। एल्यूमिनियम गलनांक कितना है, 660 है। ठीक है, फ्यूज वायर ले लिया। फ्यूज वायर के बाद में अगला कौन सा, यूरेका। यूरेका देखो, वैसे तो मैंने आपकी कॉपी में लिखा है 55+45, लिखा है नहीं लिखा है, कई जगह 55-45, कई जगह 60-40, कोई सा भी आ जाए एक ही बात है। तो ये हमारे पास क्या, यूरेका। यूरेका और मैग्नीन दोनों ही मिश्र धातुएं होती है। इन मिश्र धातुएं होती है जो प्रतिरोध पर तापमान का कम प्रभाव पड़ता है, यानी जेडटीसी है, शून्य ताप गुणांक वाला पदार्थ है। ध्यान से सुनना, शून्य ताप गुणांक वाला कौन सा है, जो तापमान से प्रभावित है नहीं होता, तो वो क्या कहलाता है, शून्य ताप गुणांक वाला पदार्थ। तो ये कौन सा पदार्थ है, शून्य ताप गुणांक वाला, तो शून्य ताप गुणांक वाला पदार्थ है। और इसमें हमारे पास यूरेका तार कहलाता है, इसका उपयोग हम प्रतिरोध और रियोस्टेट आदि बनाने में करते हैं। प्रतिरोध बनाएंगे, रियोस्टेट बनाएंगे, इन सभी के लिए इसका प्रतिरोध काम लेंगे। रियोस्टेट तो आपने देखा होगा, परिवर्ती प्रतिरोधी होता है जो लैब के अंदर लगा होता है, जिसमें आप आगे पीछे खिसका के प्रतिरोध कम ज्यादा करते हैं। ये मशीनों में स्टार्टर के रूप में है कि नहीं है, है। तो इसलिए रियोस्टेट स्टार्टर के रूप में काम आ रहा है। तो बताओ यूरेका स्टार्टर रूप में काम आ रहा है कि नहीं आ रहा, आ रहा है। परिवर्तित प्रतिरोध के रूप में आ रहा है, रियोस्टेट के रूप में आ रहा है। और इसका ताप गुणा क्या होता है, कम। मैग्नीन का भी ताप गुणा क्या होता है, कम। और इसके पंखे के क्या बनाए जाते हैं, रेगुलेटर। पंखे के रेगुलेटर आजकल नहीं बनाते, आजकल तो ट्राइक डाई के हो गए, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स वाले हो गए, छोटे छोटे आ गए ना। पहले होता था ये बड़ा, वो इसका यूरेका का बना होता था। अगला है नाइक्रोम। नाइक्रोम के तार के बारे में ज्यादा बताने की आवश्यकता है नहीं। निकल प्लस क्रोमियम क्या कहलाता है, हीटिंग एलिमेंट के रूप में काम लेते हैं। हीटर में लोगे कि नहीं लोगे, हीटर में लोगे, या विद्युत प्रेस में, टोस्टर में, तो आपके ओवंस में, गीजर में, नाइक्रोम रोड में, रूम हीटर में, सब जगह क्या काम लेंगे, हीटिंग एलिमेंट के रूप में नाइक्रोम का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, और अब है यहाँ पर इंपॉर्टेंट, ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइन के लिए एल्यूमिनियम तार,
ओवरहेड ट्रोम लाइन के लिए तांबे की मिश्र धातु का तार, और ओवरहेड टेलीफोन तार के लिए तांबा स्टील का तार या तांबे का तार, और दोनों ऑप्शन में तो स्टील का तार उत्तर करना। आपके आया हुआ है, ठीक है। ट्रोम वाला आपका आया नहीं, जेई की परीक्षा में आया हुआ है। ओवरहेड ट्रांसमिशन में एल्यूमिनियम चालक ज्यादातर प्रयोग करते हैं, वैसे प्रयोग क्या करते हैं, ACSR, ACSR, ठीक है। तो बताओ तार में कोई दिक्कत है किसी को? तार में दिक्कत नहीं तो तार के ऊपर लेप करके क्या बना लें, केबल। अब मामला अपन केबल बनाने का काम शुरू करते हैं, ठीक है। शुरू करना ही पड़ेगा धीरे धीरे एक केबल। आप धीरे धीरे कहानी समझते जाना, आपको याद हो जाएगी, ऐसा कोई दिक्कत है नहीं इसमें। आपको एक भी लाइन है ना मैंने बिना समझाए नहीं भेजी, आप A to Z देख लेना। अगला हमारे पास, वहीं बैठ जाओ, वहीं बैठ जाओ। अगला हमारे पास है, एक ही बात है, अगला हमारे पास है केबल। केबल देखो सबसे पहले अपन काम लेते हैं रबड़ को। किसको? रबड़ तो साउथ अफ्रीका की कोई कंट्री में कांगो वांगो में उधर निर्माण होना शुरू हुआ, उनके बायदी में निर्माण हुआ, पेड़ से रस टपका के क्या है जमा, तो पता चला यार ये तो ठीक चीज है, रबड़ बनी। तो फिर उन्होंने उसका रस वस निकाल के रबड़ बनाने की प्रक्रिया शुरू कर दी। भाई कैसे कैसे चाय कैसे बनी, आपने कहानी पढ़ी होगी। एक बंदा पानी गर्म कर रहा था, तो उसको पत्ता गिर गया, पत्ता गिर गया तो उसने पानी पी लिया, उसने कहा पत्ता को निकाल के पानी पी लिया। उसने कहा यार ये ना बड़ा तगड़ी चीज है, शरीर की थकान ही दूर हो गई, उसके शरीर की थकान ही दूर हो गई। उसने कई दिन किसी को बताया नहीं, खुद ही अपने पत्ता डालता और पीता। फिर कईयों को बताया कि यार देखो ये चीज है, वो किसने कहा थकोड़ ज्यादा के लिए मैं तुझे पिलाता हूँ, उसने पत्ता डाल के उसने कहा यार चीज ज्यादा, धीरे धीरे फैल गई। ऐसे ही तो हुई है चाय का निर्माण, ऐसे ही हुआ। बाकी पहले सारे वेस्टेज पत्ते थे उनके पास, कोई काम के नहीं है पत्ते, ये पत्ते थे। फिर पता चले पत्ते काम के हैं। केबल, केबल में रबर, अरे आवाज नहीं भाई आप, रबर है तो रबर तो हमने कहा सीधा रबर लपेट देते हैं कि भाई सीधा रबर लपेट देंगे, लेकिन रबर है ना 38 डिग्री सेल्सियस के ऊपर रबर ढंग का काम नहीं करता। 38 डिग्री, हमने कहा वातावरण का तापमान ही 38 डिग्री ऊपर तो जा ही सकता, अपने इधर तो जाता ही है, तो काफी रबर का काम का नहीं है। रबर में एक और कमी भी है, कि क्या कमी है, कि धीरे धीरे नमी को भी सोखता है। रबर क्या सोखता है, नमी को, नमी को सोखेगा। फिर कहा हमने हमारे विद्युत में कहाँ काम आना है, रबर तो डायरेक्ट काम नहीं आएगा, रबर का इलाज करो। तो हमने बना इलाज करके VIR। VIR क्या है, वल्कनाइज इंडियन रबर। नहीं तो आपका डाउट है ना भाई सीधा रबर ही काम में ले लेते, लेकिन वो क्या करता है, नमी को सोखता। वल्कनाइज इंडियन रबर होता है, जो वल्कनाइज इंडियन रबर का इंसुलेशन लगाकर जिस केबल का निर्माण किया जाएगा उसे क्या कहेंगे, VIR केबल, ठीक है। अब देखो पहली बात, इसके लिए अंदर कॉपर कौन सा काम लेंगे, टिंड कॉपर। कौन सा कॉपर काम लेंगे, टिंड कॉपर काम। वल्केनाइज इंडियन रबर ऐसा बनाते ना, तो इसको बनाते समय इसमें सल्फर की 3 से 5% मात्रा मिलाई जाती है। किसकी मात्रा मिलाते हैं, सल्फर। सल्फर की मात्रा मिलाए तो सल्फर के साथ तांबा क्रिया कर सकता है, तो तांबा क्रिया कर सकता है, इसलिए तांबे को क्या बनाएंगे, टिंड कॉपर। सीधा तांबा रखेंगे नहीं, तांबा सल्फर के साथ क्रिया करेगा, तांबे के ऊपर टिन का लेप कर दिया, अब ये सल्फर के अंश से बचाने के लिए काम में ले लिया गया। इसलिए VIR के अंदर सीधा कॉपर कभी भी काम में नहीं लिया जा सकता। कौन सा लेंगे, टिंड कॉपर, क्योंकि सल्फर के कारण वो क्रिया कर लेगा, ठीक है। और दूसरा जो हमारे पास वल्केनाइज इंडियन रबर इंसुलेशन के ऊपर सूती धागे से बुनाई करके बिटुमिन पदार्थ का लेप चढ़ाकर तैयार करते हैं। सूती धागे से बुनाई करके लेप कौन सा चढ़ाएंगे, बिटुमिन, इसे तैयार करते हैं। उपयोग कहाँ करते हैं, केसिंग कैपिंग में, कंड्यूट पाइप में, ऐसे प्रकार के वायरिंग में भी काम में ले सकते हैं। और एक बात और ध्यान रखें कि हमारे पास VIR केबल का प्रयोग हम बेटन वायरिंग में भी करेंगे। आगे हम बताऊंगा बेटन वायरिंग भी क्या होगी। एक लकड़ी की पट्टी लगा के ऊपर तार डाल दो, ऊपर ढक्कन में लगाओ, तो कौन सी वायरिंग है, बेटन वायरिंग। ऊपर ढक्कन लगाएंगे कैसे कैपिंग हो जाएगी, जब ढक्कन नहीं लगाएंगे तो क्या होगी, बेटन वायरिंग, ठीक है। तो वहां पर भी VIR काम लेता है। VIR केबल का प्रयोग घर में हीटर की केबल, विद्युत प्रेस की केबल, आयरन रोड, आयरन होते ना, वो नहीं सॉरी क्या, सोल्डरिंग आयरन, सोल्डरिंग आयरन की केबल, उसके लिए कौन सी केबल काम में लेनी चाहिए, VIR। लेकिन इससे भी अच्छी कौन सी केबल है,
कॉटन आच्छादित केबल, कॉटन सीथेड केबल। यदि कॉटन वाली केबल है तो बहुत बढ़िया है, कॉटन वाली केबल नहीं है तो कौन से काम में लेनी है, VIR। हम ज्यादातर यहाँ तो VIR केबल मिलेगी, यहाँ कौन सी मिलेगी, कॉटन वाली, कॉटन आच्छादित केबल मिलेगी। VIR केबल सामान्यतः कितने प्रकार कोर की होती है, एक कोर। अगला लो CTS। CTS क्या है कि CTS ठीक है, ये कह रहा है कि बाकी देखो तुम VIR है ना, हाँ कि VIR तक तो VIR ही है, वहां तक तो तुम्हें कुछ छेड़ना ही नहीं है। इसके ऊपर एक और रबर का लेप चढ़ा दो, कठोर रबर का, जिससे यांत्रिक सुरक्षा भी बढ़ेगी, नमी से सुरक्षा भी क्या होगी, बढ़ेगी। तो VIR केबल के ऊपर एक और लेप चढ़ा दिया, वो क्या कहलाया, केव टायर सिथेड या टप रायर सिथेड। CTS का अन्य नाम TRS भी है, टप रबर सिथेड। CTS की क्या फुल फॉर्म, केव टायर सिथेड। VIR के ऊपर क्या होगा, कठोर रबर का सुरक्षा कवच और चढ़ा दिया, विद्युत रोधन क्या हो गया, बढ़ गया। और CTS केबल को उपयोग नमी वाले स्थान पर कर सकते हैं। आजकल इसका प्रचलन धीरे धीरे कम हो गया क्योंकि PVC आ गया। कौन आ गया, PVC। तो लो PVC आ ही गया। फिर PVC है पॉली विनाइल क्लोराइड। ये भी हमारे पास एक पदार्थ है जो पॉली विनाइल क्लोराइड, जो हमारे पास चालक तार के ऊपर लेप किया, उसके बाद ये अच्छा कुचालक है, लेकिन इसकी भी खुद की कुछ कमियां हैं। कैसे, PVC की केबल भी आती है, केसिंग कैपिंग वाली भी, वो भी PVC आती है, कंड्यूड पाइप भी किसकी आती है, PVC। ज्यादा तापमान होता है तो वो नरम हो जाती है, ज्यादा ये लचीली केबल भी लाते हैं PVC वाली, आप देखो तापमान ज्यादा होने पर क्या हो जाएगी, नरम हो जाएगी। और 0 डिग्री सेल्सियस से कम तापमान हो गया तो कठोर हो जाएगी, कड़ी। फिर है ना, ये PVC वाली पाइप पर तो ऐसी हो जाती है कि आप ऐसे मोड़ोगे 0 डिग्री सेल्सियस कम तापमान, ये टूटेगी लेकिन मुड़ेगी नहीं। जो टूटेगी मुड़ेगी नहीं उसे कहते हैं भंगूर। 0 डिग्री सेल्सियस से कम तापमान पर PVC क्या हो जाएगा, भंगूर का गुण आ जाएगा। ये PVC के अंदर है मामला। सभी चालक पर PVC का इंसुलेशन चढ़ा होना चाहिए। PVC अर्थात पॉलीविनाइल क्लोराइड, ये नमी, अम्ल तथा मौसम परिवर्तन से भी क्या होते हैं, अप्रभावित। और इसमें एक सिंथेटिक प्रकार का पदार्थ है। सिंथेटिक पदार्थ भी कौन सा है, एपोक्सी रेंजिन। किधर लिखा, ये एपोक्सी रेंजिन योगी। एपोक्सी रेंजिन क्या होता है, एपोक्सी रेंजिन ऐसा पदार्थ है कि जैसे मान लो कि टेबल में कोई लीकेज हो गया, आप एपोक्सी रेंजिन लगा दो, अब ये क्या होगा कि इसका लीक क्या हो गया, बंद। आपके क्या, ये टेबल ये खराब हो सकती है, तो एपोक्सी रेंजिन का लेप लगा दो, अब ये इसके ऊपर ये नमी लेगा ही नहीं, नमी से क्या कर दिया, सुरक्षा। तो आपके छत में पानी टपक रहा, एपोक्सी रेंजिन लगा दो। क्या भाई, हमने होद खुदवाया लेकिन होद खुद ही पानी पी रहा है, नीचे से लीकेज हो गया, तो एपोक्सी रेंजिन लगा दो, लेकिन महंगा होता है। बट PVC के साथ तो इस सिंथेटिक पदार्थ को लगाते हैं, इससे क्या होगा, नमी से सुरक्षा प्रदान करती। ठीक है, तो अधिक तापमान पर PVC को बता दिया क्या हुआ, 0 डिग्री बता दिया। इंसुलेशन के साथ एपोक्सी रेजिन करने से नमी में लीकेज धारा को रोकता है, नमी को रोकेगा, लीकेज धारा को भी रोकेगा। शीशा आवृत केबल, उसने कहा शीशा आवृत केबल तो वैसे ही केबल है जैसे आर्मड केबल है। आर्मड केबल ने क्या कहा, भाई केबल तो तुम्हारी केबल है, क्या इस केबल के ऊपर, आओ आओ, नहीं नहीं, ये इसका अब लेड सिथेड केबल, लेड सिथेड केबल हमारे पास कौन सी होती है, तो आप कहेंगे कि केबल तो केबल है, इस केबल के ऊपर लेड की परत लगा दो, लेड की परत लगा दो, इसे क्या, लेड सिथेड, उसके ऊपर लगा दो इंसुलेशन। हमने कहा ये तो हमने वहां पर भी किया था आर्मड केबल में, कि वही तो है, लेकिन यहां परत कंफर्म किसकी लगानी पड़ेगी, लेड की। और ठोस, उसमें तो आपने धातु की जाली लगाई थी, इसमें पूरी। ठीक है, तो ये लेड सिथेड केबल बन जाएगी। और अच्छा, लेड सिथेड केबल में लेड की सुरक्षा करने के लिए ऊपर क्या लगाते हैं, इंसुलेशन। अब ये कह रहा है प्रयोगशाला में काम ले लो, क्योंकि ये रासायनिक क्रियाओं के प्रति उदासीन हो गया है। प्रयोगशालाओं में काम, कौन से काम में ली जाएगी, लेड सिथेड केबल। कारखानों में काम में ले सकते हैं। ये केबल नमी, गैस और अन्य हानिकारक तरल पदार्थों से बचाने के लिए धात्विक आवरण का क्या कर देता है, रोधन। इसका उपयोग रासायनिक प्रयोगशाला और कारखानों में किया जाता है। और धात्विक आवरण है तो उसको तो अर्थ करना अनिवार्य है। अगली कौन सी केबल है, ट्रोपोड्योर।
प्रॉपर्टी और केबल में माथा पड़ी ज्यादा करो मत। ये ऐसी केबल है जो पनडुब्बियों में काम में ली जाती है। अपन सामान्यतः कहीं काम लेते नहीं है, पनडुब्बियों में काम लेते हैं या जीएसएस पर काम लेते हैं, उप स्टेशन पर। ठीक है, तो सब स्टेशन पर काम ले लेते हैं, या रेलवे सिग्नलों के लिए कौन से काम लेते हैं, प्रॉपर्टी और केबल। ये यांत्रिक रूप से काफी ज्यादा मजबूत होती है। तो पीवीसी केबल के ऊपर ही थर्मोप्लास्टिक कंपाउंड का कवर चढ़ाकर तैयार कर देते हैं। सब मरीन में काम में ली जाती है, भूमिगत लाइनों में इसका प्रयोग कर सकते हैं, विद्युत सिग्नल हेतु सब स्टेशन और रेलवे सिग्नल की वायरिंग में भी इसको काम में ले सकते हैं। और लचीली केबल के बारे में पढ़ने की आवश्यकता है नहीं, लचीली तो लचीली है। जिसमें तार बहुत पतला है वो केबल कौन सी है, लचीली। और तार की SWG कितनी होती है, 0 से 36। और ये जो मान मैंने बताया ना 36 का है, 0.193 किसका होता है, 36 SWG का मान है। तो सबसे पतले तार का व्यास इतना होता है। ठीक है, तो इसमें पीवीसी आवरण चढ़ा होता है। और इसने लिखा लचीला तार में गर्म स्थान पर तुम कौन सा काम लेते हैं, VIR। और इसके ऊपर धागे की जाली लगा देते हैं जिसे गर्म धातु के संपर्क में आने पर भी जल्दी से खराब न हो। लचीली केबल 3 प्रकार की होती है, सामान्य, फ्लेक्सिबल, कॉटन सिल्क कवर्ड और वर्कशॉप फ्लेक्सिबल केबल। ठीक है, आर्मड केबल के बारे में आपने देख ही लिया, पहले जो पढ़ा वही है आर्मड केबल। 3 या 4 केबल है, 3 या 4 कोर की होती है, उसके ऊपर धातु की परत होती है और उसको आपको अर्थिंग करना अनिवार्य होता है, यांत्रिक मजबूती बढ़ाती है। वेदर प्रूफ केबल है आपके लिए। वेदर प्रूफ का मतलब है तापमान विरोधी और जल विरोधी हो, ताप रोधी और जल रोधी हो, जो अम्ल सार का किसी का भी गुण इसके ऊपर नहीं आए, वो हमारे पास कौन सी है, तो आप कहेंगे वो हमारे पास है वेदर प्रूफ केबल। और लास्ट में देखो, कॉटन आच्छादित केबल का प्रयोग हीटर, विद्युत प्रेस तथा सोल्डरिंग आयरन में किया जाता है। फायर अलार्म सिस्टम में मिनरल इंसुलेशन केबल का प्रयोग किया जाता है। किसका किया जाता है, मिनरल इंसुलेशन केबल का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, मिनरल, मिनरल मतलब तरल पदार्थ। ऐसे है कि ठोस इंसुलेशन होता है, उससे ज्यादा इंसुलेशन चाहिए तो मिनरल करना पड़ता है, उससे भी ज्यादा इंसुलेशन चाहिए तो गैस इंसुलेशन। सबसे हाईएस्ट इंसुलेशन होता है SF6, वो गैस इंसुलेशन। उससे पहले वाला कौन सा है, मिनरल। उससे पहले वाला कौन सा है, ठोस इंसुलेशन। तो इंसुलेशन के लेवल होते हैं अलग अलग। अगला हमारे पास तारों की विद्युत धारा वहन करने की क्षमता, कि भाई तार कितनी धारा को सहन कर सकता है। आप कहते हैं ना, अरे इधर तो क्या लाइट और पंखा लगाना, तो ऐसा कर 1.5 mm का तार लिया, वो कह रहे ऐसे लगाने 4 mm का ला, नहीं तो जल जाएगा। तो ये धारा वहन करने की क्षमता। आप देसी भाषा में यही तो बात कर रहे हो कि भाई वो इतनी धारा को सहन नहीं करेगा, तो धारा वहन करने की क्षमता कितनी है, करंट कैरिंग कैपेसिटी कितनी है। और ये इसकी कैपेसिटी कितने डिग्री तापमान पर ली जाती है, 40 डिग्री पर। 40 डिग्री से ज्यादा तापमान बढ़ने पर उसकी क्षमता घटती है। और ये स्टैंडर्ड कितने पर ली जाती है, 40 पर। ठीक है, AC की अपेक्षा DC की धारा वहन क्षमता क्या होती है, ज्यादा। क्यों, 230 वोल्ट AC है, तो 230 वोल्ट है तो 230 नहीं चल रहा उसमें, उसमें 0 से लेकर 325 तक चल रहा है। 230 तो RMS है, 230 क्या है, और चल क्या रहा, 0 से 325। और DC 230 है तो इसका मतलब 230 ही है। तो बताओ कि हमारे पास केबल में AC की अपेक्षा DC में धारा वहन क्षमता क्या होगी, ज्यादा। ठीक है, धारा वहन क्षमता किन कारकों पर निर्भर करेगी, तार का प्रतिरोध कितना है, चालक का, चालक की मोटाई क्या है, चालक में कोर की संख्या क्या है। कोर की संख्या ज्यादा होती है स्टैंडर्ड में, तापमान बढ़ता है। अच्छा, एक केबल में आवेशन धारा, इसको समझो पहले। देखो, ये आपके पास क्या है, ये चालक है, चालक ही था ना ये। इसके ऊपर ये क्या किया है, इंसुलेशन। और ये भी आपके पास धात्विक चालक है कि नहीं, चारों ओर। ठीक है, इन दोनों चालकों के बीच में क्या है, इन दोनों बीच में क्या, ये क्या है, इंसुलेशन है कि नहीं है। जब धारा यहां से इसमें आ जाए तो बीच में ये केबल चार्ज होगी कि नहीं होगी,
और ये केबल करेगी कैपेसिटर की तरह काम। किसकी तरह काम करेगी? तो यहां पर जो कैपेसिटर की तरह काम करेगी, तो इसका मतलब ये क्या हो रही है? चार्ज हो रही है। कैपेसिटर में मतलब इंसुलेशन में हल्की सी धारा प्रवाहित होगी कि नहीं होगी? इसका मतलब कैपेसिटर तरह काम करे, कैपेसिटर तो चार्ज होता है, तो ये केबल क्या होगी? चार्ज। तो इस धारा को कहते हैं चार्जिंग धारा, या आवेशन धारा, या धारिता धारा। दो चालक के बीच में जो एक कुचालक होता है, उसमें जो धारा का मान आता है, उसी को हम क्या कहते हैं? आवेशन धारा। समझ में आई कि नहीं गई? कौन सा गुण है कैपेसिटर का? कैपेसिटर में वोल्टेज और धारा में लीड कौन करता है? अरे धारा। कैपेसिटर में धारा वोल्टेज से कितना डिग्री लीड करती है? 90 डिग्री तक। बस अब पढ़ लो लाइन, अब आपको कंफ्यूजन है ही नहीं। अधिक पावर की केबल का उपयोग पारेषण और वितरण लाइन में किया जाता है। मध्यम में उच्च वोल्टेज की केबल में कोर चालक में धात्विक शीट के बीच इंसुलेशन होता है, जो संधारित्र की तरह व्यवहार करता है। केबल में इंसुलेशन में प्रवाहित धारा को क्या कहते हैं? धारिता धारा, और जिसे आवेशन धारा के नाम से भी। धारित्य गुण के कारण आवेशन धारा विभव से कितने डिग्री अग्रगामी है? तो समझ में गए आवेशन धारा कहां थी? इंसुलेशन के अंदर चार्ज होने वाली धारा। क्लियर? फ्यूजिंग विद्युत धारा। फ्यूजिंग धारा तो ये थे फ्यूज के करंट की धारा, 5 एम्पियर का, एक 15 एम्पियर का, 6 एम्पियर का, एक 16 एम्पियर का। ये धारा कौन सी कहलाती है? फ्यूजिंग धारा। फ्यूजिंग धारा वह विद्युत धारा जितने पर फ्यूज का मान क्या हो जाए? मतलब फ्यूजिंग तार टूट जाए। किसी तार के लिए विद्युत धारा वह न्यूनतम मान जिस पर तार पिघलकर टूट जाए, क्या कहलाएगा? फ्यूजिंग धारा। 5 एम्पियर 6 एम्पियर होने का मतलब क्या है? कि 6 एम्पियर धारा आएगी तो उससे पहले तार क्या हो जाएगा? टूट जाएगा। 6 एम्पियर से ज्यादा आपको नहीं आने देगा, ये कहलाता है। अगला क्या भाई? केबल में वोल्टेज ड्रॉप। इसका मतलब क्या है? कि भाई कोई भी केबल है, आप यहां से तार खींच के पड़ोस के घर में लेके जाओगे, तो केबल तो लगी, केबल लगी तो वोल्टेज का ड्रॉप तो हुआ, तो वोल्टेज ड्रॉप हुआ। वोल्टेज ड्रॉप 3% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। कितना ज्यादा नहीं होना? 3%। इसका मतलब आपने केबल लगाई खंबे से, आपके घर तक केबल आई, ऊर्जा मीटर जहां तक लगा वहां तक केबल आई, और उसमें वोल्टेज का ड्रॉप 3% से ज्यादा है, तो ये बिजली विभाग की गलती है, उसको आपके घर के सामने खंबा लगाना पड़ेगा। क्योंकि उपभोक्ता को सर्विस दे रहे हैं, तो वोल्टेज ड्रॉप 3% से ज्यादा कभी भी नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ये तो पहला मामला। अब देखो कि जो हमारे पास वोल्टेज, जितनी केबल की लंबाई ज्यादा होगी, ड्रॉप उतना ही क्या होगा? ज्यादा। तो केबल इस प्रकार से लगी होनी चाहिए कि वोल्टेज ड्रॉप 3% से अधिक न हो। इसे कहते हैं केबल में वोल्टेज ड्रॉप। देख लो आगे समझ में। 3% से ज्यादा होगा तो नहीं, तो आपको क्या कहेगा बिजली विभाग वाला? कहेगा कि सर कनेक्शन चाहिए, तो हाँ कनेक्शन ले ले, वो रकम वहां से तार ले खुद ही, तार तो तुझे लाना पड़ेगा। आप कहोगे ना उधर से तार लाएंगे तो तार लगेगा ज्यादा, ज्यादा तार लगेगा तो आऊंगा तो वोल्टेज हो जाएगा कम, वोल्टेज कम हो जाएगा तो मेरा तो काम हुआ ही नहीं, सप्लाई मेरे पास पूरी आई नहीं, खंबा एक और लगाओ, तो उसको लगाना पड़ेगा, तब 3% से ज्यादा ड्रॉप आ जाएगा। 3% से कम पे तो वो मानेगा नहीं, 3% से ज्यादा ड्रॉप है तो वो लगाना पड़ेगा। ये मामला है। अब है तार की साइज मापना। ये तो जरूरी नहीं है ना, ये तो डिपेंड करता है अलग अलग कितने फेज पर है, कितनी कोर पर है, आगे सप्लाई कितनी, उस हिसाब से आपने केबल कौन सी काम में ली। ये तो सब अलग अलग कारणों पर निर्भर करेगा। सिंगल फेज में सामान्यतः 20 मीटर तक तो आता ही नहीं है, उससे ज्यादा पर ड्रॉप आने प्रारंभ है। हाँ कनेक्शन पर तो निर्भर करता है, केबल कौन सी काम में ली वो भी निर्भर करता है। सामान्यतः 20 मीटर तक नहीं होता है, उससे ज्यादा पर ड्रॉप आना प्रारंभ हो जाता है। ठीक है, तार की साइज मापना, दो चीजें हैं अपने पास मापने के लिए, एक है SWG और एक है माइक्रोमीटर। इसके बीच में एक छोटा सा AWG आएगा, लेकिन पहले देखते हैं SWG। SWG क्या है? चकती है, डिस्क है, इसमें खांचे कटे हुए SWG, मतलब यही है ना,
देख लो, ये क्या है 0, ये 1 2 3 4 5 6, जैसे जैसे जाओगे छोटा होगा ना भाई, 30 31 32 33 34 35 36, जैसे जैसे आगे जाओगे क्या होता जाएगा छोटा। तो आप इतना सा पहला मामला तो ये समझे कि एस डब्ल्यू जी का मान बढ़ा तो हमारे पास तार का एमएम क्या हुआ घटा, साइज क्या हुई घटी, ये तो समझ में आ गया। अब इन्होंने कहा सामान्यतः इलेक्ट्रिकल में 0 से 36 एस डब्ल्यू जी काम लेते हैं, 0 से कितना लेते हैं 36। इसमें भी देखो कि आपके पास 0 एस डब्ल्यू जी जो होता है वो हमारे पास क्या होता है भाई, इसका सबसे बड़ा है, इसका मान है 8.23 mm। एक एस डब्ल्यू जी होगा ना, इसका मान होगा 7.64, ऐसा कुछ है। 2 एस डब्ल्यू जी होगा, इसका मान है 7.01। 3 एस डब्ल्यू जी होगा, इसका मान है 6.4। 4 एस डब्ल्यू जी है, इसका मान है 5.8। और ऐसे मान आगे चलता जाएगा, जब लास्ट में 36 एस डब्ल्यू जी आ जाएगा ना तो 0.193 एस डब्ल्यू जी, नहीं mm, ये भी mm है ना, mm। तो इसका मतलब है जैसे जैसे तार में एस डब्ल्यू जी का मान बढ़ेगा तार का आकार क्या होगा घटेगा, ठीक है। 0 से 36 तक इलेक्ट्रिकल में काम लेते हैं, 0 एस डब्ल्यू जी से बड़े तार भी पॉसिबल है, 36 एस डब्ल्यू जी से छोटे तार भी आने लगे आजकल। 0 से बड़ा क्या होता है 00 ऐसे, उससे बड़ा 30, उससे बड़ा 40, और ऐसा 70 तक आ रहा है। और छोटा 50 एस डब्ल्यू जी तक हो गया। महीन तार करते 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 भाई मेडिकल कामों में लेना पता है, छोटी छोटी बहुत छोटी छोटी मशीनें लगानी पड़ती है। ये रॉकेटों में आपने भेजा कि भाई विक्रम लैंडर भेजा है, तो वहाँ छोटे 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 बहुत सारे सेंसर भी लगाने पड़ते हैं, तो उन सब के लिए पतले पतले तार काम लेते हैं। तो 50 एस डब्ल्यू जी है। इलेक्ट्रिकल में कितना लेते हैं 0 से 36। और हाँ, इसमें केवल है ना mm से भी काम नहीं चले, इंच भी ध्यान रखना, ये परीक्षा में पर्सन पूछा हुआ 3.324 मान तो आपको याद करना ही पड़ेगा, इसमें मैं क्या ही कर सकता हूँ। AWG, AWG क्या होता है अमेरिकन वायर गेज। अमेरिकन वायर गेज का SWG साथ कोई रिश्ता है ना। जैसे SWG को इंच, क्या पंचायती है, कोई बात नहीं बोलने देना अगले, तू अपना ध्यान रख, तू अपना समाज सेवा में क्यों लगा हुआ है, मैं कर दूंगा सब काम। भजन लाल का आदमी हो चाहे किसी का, उसे क्या फर्क पड़ा है, उसे कोई फर्क थोड़ी पड़ा है। अब देखो कि अमेरिकन वायर गेज है AWG, इसकी फुल फॉर्म ध्यान, इसका मान है ना मिल्स में होता है, छोटी इकाई, इसकी छोटी इकाई क्या होती है मिल्स, ये सवाल आया हुआ है। जबकि SWG की छोटी इंच इकाई इंच और इंच से छोटी क्या होती है mm, ये इंच और mm में नहीं बदला जाता, ये किस में बदला जाता मिल्स में, तो ये मिल्स में बदला जाता है, ठीक है। एक मिल्स एक इंच का कौन सा भाग है 1000वां। अब आता माइक्रोमीटर, ठीक है भाई, बताओ माइक्रोमीटर के बारे में। माइक्रोमीटर होता है जो सूक्ष्म मापी यंत्र है, सूक्ष्म दूरी को मापेगा। तो मैंने कहा भाई अब तो इलेक्ट्रिकल वाले हमारे सूक्ष्म दूरी है कि तार का तुम व्यास माप ले, ये हमसे मापा नहीं जा रहा। बाकी तो हमारे पास दूरियां बड़ी बड़ी, हम स्केल से फीते से माप लेंगे, ये नहीं मापी जा रही है। तो माइक्रोमीटर में यहाँ पर आपको तार को स्थापित करना पड़ता है। जैसे ही आपने तार को यहाँ स्थापित किया, यहाँ स्थापित कर दिया, यहाँ स्थापित करने के बाद में इस रेचेट स्क्रू को घुमाओगे, घुमाओगे तो ये स्पिंडल पास में आएगा, ये एनविल तो यही रहेगा ना, पास में आएगा।
जब इसको घुमाते घुमाते चट चट की आवाज आ जाएगी ना, आप रुक जाओगे, रुक जाओ, चट चट की आवाज आते हैं, ठीक है। फिर आप देखो यहाँ पर रीडिंग मापना शुरू करोगे। आप कहेंगे यहाँ 1 दिख रहा है, 2 दिख रहा है, आगे 0.5 दिख रहा है, लेकिन 3 तो छुपा हुआ है। तो आपने कहा दिख कितना, 0.5, ठीक है। फिर आप देखेंगे यहाँ रीडिंग कितनी दिख रही है, वो रीडिंग लेंगे, अलग अलग जो भी रीडिंग होगी ना। तो ऐसे है। तो सबसे पहले आप देखेंगे क्या, मापेंगे कैसे, ये तो है 0, ये क्या है 1, ये क्या है 2, ये क्या है 3 नहीं है, ऐसे क्या है 0.5, ये 1.5, ये 2.5, और ये है 3, ठीक है। अब मैंने क्या कर दिया, और हो क्या क्या हो गया, क्या हो गया, ठीक है। अब इसके ऊपर जो एक और है ना, ये लगा हुआ, ये तो ये वाली स्किल थी स्लीव, और ये है थिम्बल। थिम्बल में इस लाइन के ऊपर एक रीडिंग आएगी, मान लो ये रीडिंग आई 35, कितनी रीडिंग आई 35। यहाँ ऐसे ना 0 1 2 3 4 5 35 40 50 घूमेगी, तो मान लो रीडिंग कितनी आई 35, ठीक है। अब पूछेगा कि बता इसका व्यास क्या है, तो मैं व्यास बता रहा हूँ, ध्यान से देखो। मैंने कहा 1 2 तक तो सीधा सीधा आया कि नहीं आया, आया। 0.5 दिख रहा है, तो 0.5 जोड़ लो, प्लस 3 वाला तो छुपा हुआ ही ना अंदर। अब बताओ ये रीडिंग कितनी है 35, 35 को गुणा करो 0.01 से, किसे गुणा करोगे 0.01 से। 35 को गुणा क्यों किया, इसको क्यों नहीं किया, क्योंकि ये तो मेन स्केल है, ये क्या स्केल है मेन, और ये कौन सी है थिम्बल, थिम्बल कहते हैं फाइन स्केल। तो ये 0.01 अल्पतमांक है, अल्पतमांक कितना है 0.01, तो अल्पतमांक ने लिस्ट काउंट, इससे कर दिया गुणा। अब बताओ मान कितना आया 2.5 प्लस 0.35 बराबर 2.85 mm, ये मान आया। अब ये बात समझ में आई कि नहीं आई, आ गई ना। कि आपको पहले मेन स्केल की पढ़नी है, 1 है 2 है 0.5 वाला दिख रहा है तो पढ़ोगे, लिख लिया, नहीं दिखता और ये लाइन यहाँ होती तो आप नहीं लेते, काम में नहीं लेते, ठीक है। फिर ये देखो कि स्केल मान कितना है 35, गुणा किसे करोगे 0.01 से, जो थिम्बल स्केल पाता है। क्या इसे एल्यूमिनियम को माप लेंगे, एल्यूमिनियम के तार की मोटाई माप सकते हैं, नहीं, एल्यूमिनियम का तार है मुलायम, वो अगर माप लेंगे, नहीं मापेंगे ना, मुलायम। तो उसमें जब चट चट की आवाज आएगी ना, तब तक तो वो दब जाएगा, वो मुलायम है, वो कठोर नहीं है। तो चट चट की आवाज आएगी, उससे पहले वो क्या हो जाएगा, थोड़ा दब जाएगा, तो सही मान बता ही नहीं पाएगा। तो एल्यूमिनियम के चालक का माइक्रोमीटर से मापना नहीं चाहिए, क्योंकि वो क्या है सॉफ्ट है थोड़ा, इसलिए। हाँ ये सारी कहानी है जो मैंने बोल दी है, ये सारा मान है। अगला केबल का क्या करना है, चयन करना है। विद्युत वायरिंग में केबल का चयन धारा वहन क्षमता तथा कटाक्ष क्षेत्रफल के अतिरिक्त अन्य निम्न कारकों पर भी निर्भर करता है। कौन से कारक पर निर्भर करता है भाई, कौन से कारक पर। पहली है कि धातु कौन सी काम में लोगे, दूसरा है कुचालक कौन सा लोगे, स्थापना कहाँ करोगे, ओवरहेड लाइन है कि जमीन में है, कारखाने में है कि घरेलू में है, फेज की संख्या कितनी है, सुरक्षा साधन कौन सा लोगे, इसके साथ फ्यूज लोगे, रिले लोगे, एमसीबी लोगे, ईएलसीबी लोगे, आरसीबी लोगे, चारों ओर का तापमान क्या है और कोरों की संख्या क्या है, इन सभी पर निर्भर करता है। क्लियर। जब कोई भी केबल चेंज करोगे ये सारी चीजें देखोगे ना, कि हाँ यार वो वेदर प्रूफ केबल काम में लेनी है, कहाँ लेनी पड़ेगी, बाथरूम में काम लोगे तो वेदर प्रूफ लोगे, आप कोई घर के बाहर कोई बल्ब लगाना है तो कौन सा केबल काम में लोगे, वेदर प्रूफ लेना ही पड़ेगा, इस हिसाब से। वोल्टेज ग्रेड के आधार पर केबल का वर्गीकरण, ये तो टेबल है ना, बहुत ही काम की है, काफी ज्यादा परसेंट रहता है इसके अंदर, है 4 लाइन ही है। कौन से सर ने, दुर्ग सर ने, आप अच्छी बात है, देखो डबल डबल बार आ गया, हाँ, नुकसान कुछ नहीं है।
नुकसान कुछ नहीं। अब आप बताओ कि उच्च वोल्टेज केबल का वोल्टेज रे कहां से कहां तक होता है साढ़ा कितना दर कितना दर उसने पूरा नहीं पढ़ा, 33 है। आगे वाला 3 खा गया तू। वाह। पहले इसने कहा इसने कुछ नहीं बताया, फिर इसने कहा कि इसने 33 बताया था, नहीं इसने 33 बताया था, मैंने 3 लिया है। तो इसने बताया कि नहीं बताया? बताया था तूने? तो फिर मैं इससे पूछूं, कोई मतलब ही नहीं निकले। तू कौन है बोलने वाला बीच में? कौन सा पंच है तू भाई? मैं पूछ इससे रहा हूं, तू बीच में क्यों बोले? तो निम्न वोल्टेज है 0 से 250, मध्यम है हमारे पास 250 से 650, उच्च ग्रेड है 650 से 33,000, और अति उच्च 33,000 से। अब आपको लगेगा कि इतने से काम चल जाएगा, ऐसा मामला है नहीं। मैं एक आपको और दिखाऊंगा, ये लो। केबल में वोल्टेज के आधार पर, वो तो ग्रेड के आधार पर था, और ये केबल में केबल के आधार पर, इसका टेंशन के आधार पर वर्गीकरण करना है, वोल्टता के आधार पर, वो है वोल्टेज ग्रेड है। ये रहा ना दूसरा। मैं तो आपको ये बता रहा हूं, दो चीजें होती है, एक तो होता है ग्रेड के आधार पर वर्गीकरण, और एक होता है वोल्टता के आधार पर, और दोनों ही परीक्षा में पूछे हुए हैं, चैप्टर खोल के चेक कर लेना। जो कहेगा लो टेंशन केबल 1100 वोल्ट, हाई टेंशन 11 केवी तक, सुपर टेंशन 22 केवी से 33 केवी का हो या 11 केवी से 33 केवी का, एक ही बात है, क्योंकि 11 के बाद सीधी लाइन तो 22 वाली काम में लेनी है। 11 केवी है जो हाई टेंशन है, 11 से अधिक और 33 से कम सुपर टेंशन, 33 से अधिक 66 से कम एक्स्ट्रा हाई टेंशन, और 132 केवी से ज्यादा एक्स्ट्रा सुपर वोल्टेज केबल। ये भी आपको ध्यान रखना है। क्लियर? ठीक है। अब है तारों में जोड़। देखो, जोड़ तो दो या दो से अधिक तारों को एक साथ जोड़ने की विधि है जिससे वोल्टेज की हानि कम हो, चालकता बरकरार रहे, वोल्टेज की हानि क्या हो, कम, इसलिए अपन जोड़ जोड़ते हैं। जोड़ जोड़ने के अलग अलग तरीके हैं। पहला जोड़ है एंठा जोड़। एंठा जोड़ यानी ट्विस्टेड जॉइंट। ट्विस्टेड जॉइंट का दूसरा नाम है पिग टेल जॉइंट, तीसरा नाम इसका रेट टेल जॉइंट। इसका मतलब एक तार इधर से आ रहा है, इधर जुड़कर वापस इधर गया, ये चूहे की पूंछ की तरह पड़ा है। पिग टेल, सुअर की पूंछ हो, खरगोश की पूंछ हो, मतलब पूंछ की तरह पड़ा है, तो इसलिए ये कहलाता है रेट टेल। ज्यादातर नाम इसको रेट टेल, खरगोश की पूंछ है। ठीक है, पिग टेल भी है, रेट टेल भी है, एंटा जोड़। अब देखो ये जोड़ ऐसा है कि इस पर ज्यादा दाब नहीं लगना चाहिए, दबाव लग ही नहीं रहा, क्योंकि तार इधर से आया, जुड़कर तार इधर गया, तो इसके ऊपर खिंचाव आ रहा है क्या? तो ये है रेटल जिसके ऊपर कोई खिंचाव नहीं आए। ठीक है, जोड़ को पिग टेल रेटल है। इसको उपयोग इस स्थापित करें चाल के ऊपर कोई अधिक यांत्रिक प्रतिबल नहीं होता। संधि बॉक्स अथवा कंड्यूट उपसाधन बॉक्स में कौन सा जोड़ जोड़ा जाता है? रेटल। ये परीक्षा में पूछा हुआ है कि जंक्शन बॉक्स में कौन सा जोड़ जोड़ोगे? रेटल। केबलों को एंड कर अंतिम सिरों को पुनः जोड़ की तरफ मोड़ दिया जाता है, लेकिन जोड़ की उत्तम विद्युत चालकता बरकरार रहती है। अगला है सिंपल जोड़। तार है, तार आपने लिया, मरोड़ा, और आपने सीधा जोड़ दिया, तो ये हमारे पास क्या होगा? सिंपल जॉइंट। एक या दो बार एंडने के पश्चात तारों के अंतिम सिरों को विपरीत दिशा में लपेट दिया जाता है। इसका दूसरा नाम क्या है? मेरिट जोड़। मेरिट जोड़ का मतलब है शादीशुदा। मेरिट का मतलब ये, इसका मतलब है कि हल्का सा तनाव तो सहन कर लेगा, ज्यादा तनाव हो गया तो मामला। तो जहां लाइन पर अधिक तनाव हो वहां पर इसका प्रयोग नहीं कर, ये केवल हल्का तनाव सहन कर सकता है।
अधिक तनाव ये सहन, इसलिए इसका नाम क्या दिया, मेरिट ज्वाइंट। अगला है, आपको नाम से याद रखना है भाई, नाम इसीलिए समझा रहा हूं, आपको बाद में ज्वाइंट बहुत सारे होंगे तो नाम से ही याद रहेंगे। और याद कैसे रहेंगे, अगला टी ज्वाइंट। टी कब बनाएंगे, सर्विस लाइन निकालनी है। मैं कहूंगा जैसे पाइप है, पाइप में से पानी ऐसे बह रहा है, टी मैं तब लगाऊंगा ना जब मुझे कोई एक साइड में और पाइप लगवानी है। तो टी, तो विद्युत धारा में टी कब लगाएंगे, जब नई सर्विस लाइन यानी नई लाइन को साथ में जोड़ना है। तो क्या कौन सा जोड़ आएगा, टी ज्वाइंट। केबल सिर्फ इंसुलेशन हटाया जाता है तथा जोड़ जोड़े जाने वाले केबल के चालक और मुख्य केबल के चालक के साथ दोनों ओर लपेट दिया जाता है, और ये मुख्य लाइन से नई लाइन जुड़ जाती है। कितना केवी तक है, 11 के। तो ऐसे है कि दोनों तरफ इस प्रकार इंसुलेशन हटा के जोड़ दो, ब्रिटानिया ज्वाइंट। अब देखो ये ना, अरे रुको तो सही, ब्रिटानिया ज्वाइंट देखते हैं। वो ब्रिटानिया टी अलग है, ब्रिटानिया अलग है। अब पहली बात तो ये है कि ये थोड़ा सा चित्र में क्या कि टांगे इसकी लंबी होगी, इतनी लंबी है नहीं, आप इतना काट दो, ये काट दो और ये भी काट दो, काट दिया। अब कैसे होता है कि वो कहे कि इधर से एक छड़ आई, ये है ना, ये पूरी पाइप सी छड़ है, एक इधर से छड़ आई ऊपर की तरफ, क्यों बनाया, अब इसमें तार जोड़ूंगा मैं दोनों तरफ से, अब खींचूंगा नहीं इसको तो अब ये खींचेगा नहीं क्योंकि ये बंध गया। तो जो अपने ऊपर पारेषण लाइन होती है ना बड़ी 11 केवी वाली, उसमें तार जोड़ना है तो वो ऐसे लगा देते हैं साथ में। तो अब वो कहेगा दोनों तरफ से खींचोगे तो अब ये खींचा नहीं जाएगा, इसके ऊपर झोल आएगा, झोल आने पर तो मतलब भार आएगा, बहुत ज्यादा तनन बल लगेगा, फिर भी ये टूटेगी नहीं क्योंकि दोनों अलग चालक है, दोनों अलग अलग चालक है। और अब दोनों को इस प्रकार तारो, नहीं तो ये इधर आगे खिसक पाएगा, नहीं ये इधर आगे खिसक पाएगा, और बीच में भी पूरा जोड़ जोड़ दिया तो खिसक किधर भी नहीं पाएगा। तो ये हमारे पास ब्रिटानिया ज्वाइंट। इसलिए एक मुंह जिसका ऊपर हो एक नीचे हो वो ब्रिटानिया ज्वाइंट है। दोनों ये नीचे हो जाएंगे ना तो आप कहना ये ब्रिटानिया टी ज्वाइंट है, इतना चीन में फर्क है, ये तो ब्रिटानिया ज्वाइंट हुआ। तो अब बताओ इसमें ये बंकन कोण कितना डिग्री का है, 90। बंकन कोण कितना डिग्री का, ठीक है। तनन दृढ़ता ज्यादा हो, सिरोपरी लाइन ओवरहेड लाइन में काम में लिया जाता हो, 4 mm या अधिक व्यास के एकल चालक इसके लिए प्रयुक्त हो। समझ में आ गई है तो ब्रिटानिया टी ज्वाइंट, किधर है टी भाई, लो ये लो। अब देखो इसमें क्या हुआ, इसने कहा जो चालक जा रहा है सीधा सीधा जा रहा है, वो तो कोई भाई ये फॉल्ट थोड़ी होगा कि फॉल्ट नहीं हुआ, तो हमें इसको थोड़ी जोड़ना था, हमें एक नई लाइन निकालनी है। तो हमने जो तांबा वाला चालक काम लिया ना वो ऐसा लिया, हमने कहा मैं केवल एक तरफ लूं तो वो तिरछा होकर निकल गया, तो ये ऐसा मुड़ा हुआ होना चाहिए इधर। अब मैं बांध दूंगा ना, और अब यहां से जो लाइन जाएगी आगे, एक तरफ से लाइन क्या चली गई आगे, अब ये क्या है ब्रिटानिया टी ज्वाइंट, और अब ये नहीं तो खिसकेगा और एक नई लाइन निकाल दी, ये ब्रिटानिया टी ज्वाइंट है। सिरोपरी लाइन से सेवा रेखा निकालने के लिए काम में लिया जाता है। वेस्टर्न यूनियन जोड़, अब ये कह रहा है कि देखो कि है तो ब्रिटानिया ज्वाइंट, आपने देखा ही है कि हाँ कि वैसे ही ज्वाइंट है, ब्रिटानिया थोड़ा मजबूत ज्यादा है, उसकी तुलना में थोड़ा कमजोर है, बट लंबाई का विस्तार करने के लिए ज्वाइंट काम में लेते हैं, तो ये सिरोपरी लाइन में भी काम में ले सकते हो। इसमें 2 तारों को ऐसे जोड़ो, ऐसे जोड़ दिया, यहां तक तो जोड़ दिया, ऐसे सामान्य है एंड तो है। अब यहाँ पर ऐसे ना सीधा 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 एक साथ ही ऊपर कर दो यहीं पे, तो क्या अब आपके इसमें खिंचाव नहीं आएगा, इसे कहते हैं वेस्टर्न यूनियन जोड़। सिरोपरी लाइन में अधिक तनाव दबाव वाला जोड़ है, सिरोपरी लाइन का सवाल आ गया। वेस्टर्न आ गया और ब्रिटानिया आ गया, तो ब्रिटानिया आंसर है, ब्रिटानिया नहीं है तो आंसर क्या है वेस्टर्न। परीक्षा में आया हुआ ये भी है, ब्रिटानिया ऑप्शन नहीं है, उत्तर वेस्टर्न है। रामबाण में भले चेक कर लेना आज ही, सवाल सारे हैं। और जब आप रामबाण से बिना थ्योरी पूरी पढ़े सवाल करोगे तो आपको सवाल करने में जोर आएगा, पूरी थ्योरी पढ़ के करोगे तो कुल 4-5 एक सवाल है वो दिक्कत आएगी, बाकी दिक्कत आएगी नहीं। थ्योरी बिना पढ़े करोगे तो फिर आप कौन से महात्मा हो, ऐसे तो कैसे उत्तर दोगे ना, पूरी थ्योरी पहले प्रॉपर पढ़नी है, उसके बाद सवाल कर लेना। इस जोड़ का उपयोग लाइनों में तार की लंबाई में विस्तार के लिए किया जाता है जहां कुछ सीमा तक तन्य बल लगाया जाता है। स्क्राफ्ट जोड़, ये ठीक है ज्वाइंट, इसमें ठोस एकल चालक है,
एकल चालक है ना, कौन सा है, ठोस है। अब ये देख ऐसा कटा हुआ है, ये ऐसे कटा हुआ है, इन दोनों को इधर डालो, फिर ये क्या करा, अब मैं इसको इधर खींचूंगा, इसको इधर खींचूंगा, निकल जाएगा, निकलेगा नहीं निकलेगा, निकल जाएगा। इसलिए जो भूमिगत लाइन है नहीं, जहां उसके ऊपर रेत डालनी है, वहां काम में ले सकते हो, अर्थिंग वाले में काम में ले सकते हो। लेकिन तुम सिरोपरी में काम में लेने लगोगे तो खींच जाएगा, तो इसके पास है ही नहीं, रुकने की जगह ही नहीं है। तो ये मामला है। इस जोड़ का उपयोग बड़े एकल चालकों में किया जाता है, जहां उत्तम प्रदर्शन और दृढ़ता मुख्य होती है। आंतरिक तार स्थापना में प्रयुक्त भूत चालक में किया जाता है, जहां पर्याप्त तनन बल न लगता हो। तनन बल लगेगा तो ये तनन सहन करेगा क्या, एक इधर जाएगा और एक उधर जाएगा, तो ये मामला है। ओके, आगे क्या है, प्लेन टेप जॉइंट, सरल निष्कासित, ये ठीक मामला। इसमें आपको चित्र देके पूछेगा बता कौन सा है, और यही आपके लिए कंफ्यूजन है। एक लाइन लगी निकली, ये आया, ये क्या है, प्लेन टेप जॉइंट। कौन सा जॉइंट हो गया, प्लेन। सिंपल है, कुछ नहीं किया हमने, केवल सीधा तार को मरोड़ के लगा दिया, प्लेन टेप जॉइंट, और कुछ नहीं हुआ। एरियल को बाद में देखेंगे, गांठ को बाद में देखेंगे। अब आएंगे यहाँ, आओ पहले, अरे पन्ना मत पलटो, पन्ना मेरे पास है सारे, आपको दिए हुए घर पे पढ़ लेना, आपको लिखना नहीं पड़े। आप ऐसे लिखते तो अच्छा थोड़ी रहता, टाइम ही तो वेस्ट होता ना ज्यादा, इसलिए लिखे हुए दिए हैं। अब देखो जो टाइम पे आए हैं उनको, अब देखो दो नाम है, एक डुप्लेक्स क्रॉस टेप जॉइंट, एक है डबल टेप जॉइंट। दोनों में दो दो निकल रहे हैं, याद कैसे रखना मैं समझाऊं। दो तरह के मकान होते हैं, एक आपने अखबार में जयपुर में ऐड देख दो, डुप्लेक्स विला, ऐसे काफी ऐड आते हैं, पहले ही पेज पर आते हैं। डुप्लेक्स का मतलब हुआ कि जो घर है बना हुआ, इसके ऊपर भी घर बना हुआ, सीढ़ियां घर के अंदर से जा रही है, सीढ़ियां घर के, उसे डुप्लेक्स कहते हैं। और जब मकान बना हुआ है 2 मंजिल का, ये एक तो सीधा यहां पर है, एक दूसरा सीढ़ियां बाहर से जा रही है, तो ये डबल स्टोरी है। तो डुप्लेक्स और डबल स्टोरी में फर्क पड़ा। भाई डुप्लेक्स तो केवल घर वाले वही जो रहते हैं वही काम में लेंगे, क्योंकि उसके घर के चौक से सीढ़ियां जा रही है, ठीक है। और डबल स्टोरी में क्या होता है, ये फैमिली अलग रह रही है, दूसरी फैमिली अलग रहेगी, तो वो डबल स्टोरी है। तो डबल स्टोरी और डुप्लेक्स में फर्क पता चल गया, वही यहाँ है, एक है डुप्लेक्स एक है डबल। डबल का मतलब क्या, दोनों अलग अलग है। एक आया देखो, एक तार ये इतना किया तो ये तो प्लेन टेप हुआ, इधर वाला डबल प्लेन टेप हो गया, तो डबल टेप हो गया कि नहीं हो गया। अब डुप्लेक्स में क्या होता है, दोनों एक साथ हैं, दोनों एक साथ हैं, बाहर से सीढ़ी है ही नहीं। उसी प्रकार दो आए केबल, दोनों तार साथ ही चल रहे हैं, साथ ही जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं, तो ऐसे ध्यान रखना। तो डबल टेप में और डुप्लेक्स में फर्क पता चल गया। डुप्लेक्स में क्या होता है, दोनों एक साथ, तो दोनों एक साथ है, और डबल में दोनों अलग अलग है, तो ये दोनों अलग अलग है। तो डबल और डुप्लेक्स का फर्क होता है, और यही नाम आपको ध्यान रखना पड़ेगा। सिंपल प्लेन टेप, डबल और डुप्लेक्स देख लिया, ओके। क्या डबल टेप को ने क्रॉस बोल दो, लेकिन क्रॉस इसको बोला नहीं जाता, इसको बोला डबल ही जाता है। क्रॉस हुआ किससे, ये खुद किसी से क्रॉस हुआ ही नहीं। क्रॉस होने का तो तात्पर्य होता है कि दो तार दोनों साथ में चल रहे होते हैं, फिर एक इधर जाता है एक इधर जाता है। अब ये तो पूरे अलग है, ये अलग है, इसलिए क्रॉस नहीं बोल रहे। अब देखो दो जोड़, ये ध्यान रखना, ये तो कोई कंफ्यूजन नहीं, लास्ट में गांठ लगी हुई है, गांठ युक्त हो गया। ये निशान ध्यान रखना, ये कौन सा जॉइंट है, एरियल टेप, और इसमें सोल्डरन किए बिना इसको रखा जा सकता है। लघु धारा परिपथों के लिए काम लिया जाता, छोटे छोटे परिपथों के लिए, बड़े परिपथों में कहीं पर काम नहीं लिया जाता। ये गांठ दे दिया तो इसमें मजबूती क्या हो गई, ज्यादा, इसलिए इसमें सर्विस लाइन है, तो प्लेन टेप की तुलना में मजबूत हो गया। प्लेन टेप में तो ये गांठ थी नहीं, प्लेन टेप तो ये था, जब लास्ट में गांठ लगा दिया तो और क्या हो गया, मजबूत। बस ये है हमारे पास जॉइंट। अब हमने कहा जॉइंट वॉइंट तो कर लिया, कोई बात नहीं, ये तो होता करेगा। बात आते हैं लक्ष्य की। लक्ष्य की बात क्या क्यों आई, कि हमने देख लिया तार कैसे होते हैं, जोड़ते कैसे हैं, लेकिन जब मुझे बैटरी के टर्मिनल पर जोड़ना तो कैसे जोड़ूं, कि लक्ष्य लगाओ,
क्योंकि तार को तो लपेटने से रहे, तो अब क्या लगाना पड़ेगा, लक्स। ठीक है, अभी देखते हैं। लक्स हमारे पास अलग अलग प्रकार के होते हैं। नीचे आकार तो वैसे, एक मिनट, नीचे आकार तो बना हुआ ना, ये लक्स है। अब ये लक्स क्या कहता है, ये कहता है कि इधर हमारे पास चालक तार है, आ गया, इसके अंदर से निकल गए। ठीक है, इस तार को क्रीपिंग टूल के द्वारा दबाव लगाऊंगा, तार अंदर फंस जाएंगे। फिर आप इस तार को खींचोगे ना तो भी इसे निकलेंगे नहीं, नहीं निकले तो ये हो गए तार, इसके साथ हो गए फिक्स। फिर मैंने इसको टर्मिनल पे लगा के डायरेक्ट ऊपर कस दूंगा। अब तो मजबूती से टर्मिनल कस दिया कि नहीं कस दिया, तो किसी प्रकार स्पार्किंग होने का खतरा है, बस यही कनेक्शन करना है। तो ये है हमारे पास लक्स। तो आप क्या कहेंगे, एल्यूमिनियम या कॉपर के बने होते हैं, लेकिन यदि दो अलग अलग धातुओं को जोड़ना तो द्विधात्विक काम लेंगे। अलग अलग मतलब कि एल्यूमिनियम के पारेषण लाइन है और तांबे के तार से उसको जोड़ना है, तो बीच में लक्स कौन सा लगाएंगे, कहेंगे द्विधात्विक। दो अलग अलग धातु आएगी नहीं, तो दोनों का मिश्रण लगाएंगे। केवल एल्यूमिनियम का है तो लक्स भी कौन सा लगाएंगे, एल्यूमिनियम का। केवल कॉपर का, लक्स भी कौन सा लगाएंगे, कॉपर का। देखो लक्स तो कॉपर का लगा दें, बट कॉपर में एक दिक्कत आती है थोड़ी सी, चालक तो अच्छी है, क्रीपिंग से जोर लगाते ना तो पूरा दबता नहीं, कॉपर मजबूत होता है। एल्यूमिनियम थोड़ा सा क्या होता है, कमजोर, तो उसके क्रीपिंग टूल से दबता आराम से है। बट ज्यादा बड़ी जगह पर लगाओगे तो वहां कौन सा लोगे भाई, कॉपर वाला। ये है मामला। आयताकार, छल्लाकार, स्पेंड, फ्लेंज्ड यानी आगे ऐसे मुड़े हुए, इसे फ्लेंज्ड कहते हैं। ये आई पिन टाइप, ये सब है क्या, लक्स। लक्स का कार्य अंतिम टर्मिनल पर जोड़ने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, लक्स का। अब लक्स को जकड़ने के लिए इसने वैसे तरीका बता दिया है कि देखो क्रीपिंग है, पहले तार को इसके अंदर डालो, डाल दिया, अब देखो इस प्रकार हो गया, फिट हो गया। अब यहां पर आपने क्रीपिंग टूल रख के क्या कर दिया, दबा दिया। अब भले खींचो कुछ बाहर नहीं निकलेगा। ये क्रीपिंग कनेक्शन के लिए क्रीपर है ये। अब ये सारे हैंड क्रीपर है, क्या है, हैंड, हाथ ये लगा के अब हाथ से दबाव लगाओगे। अब देखो और ज्यादा क्षमता का चाहिए तो सारी जगह हैंड क्रीपर तो काम आएगा नहीं ना। कैसे कि कहीं पर आपको क्रीपर लगाएगा, पारेषण लाइन है, कोई बड़ी लाइन है, उसको लगाना है तो वहां हाइड्रोलिक क्रीपर का काम लेंगे। कहीं इतना बड़ा नहीं है, हाइड्रोलिक नहीं लगा पाए तो हथौड़ा वाला क्रीपर काम लेंगे। हमने कहा क्रीपिंग तुमने लगाई, तू हथौड़ा मार एक, ताकि मजबूती से रहना भाई। हैंड क्रीपर तो एक लिमिट तक काम ले पाओगे, और हैंड में कितना दबाव रहेगा कि आप क्रीपिंग टूल के द्वारा पूरा कस दोगे, तो उससे बड़ा हथौड़ा क्रीपिंग काम लोगे, उससे बड़ा कौन सा लोगे, हाइड्रोलिक। ऐसे हैंड क्रीपिंग टूल 0.5 mm से 6 mm तक की केबल को अन्य केबल पे कौन जाता है, हैमर क्रीपिंग और हाइड्रोलिक क्रीपिंग टूल का भी प्रयोग है किया जाता है। तो क्रीपिंग का अर्थ समझ गए। क्रीपिंग टर्मिनेशन के लाभ के विद्युत चालकता और यांत्रिक सामर्थ्य दोनों क्या रहता है, ज्यादा, कीमत भी कम लगती है, और उत्पन्न ऊष्मा से कई बार शोल्डर पिघल जाता है, स्पार्किंग भी हो जाती है। तार को डायरेक्ट जोड़ोगे तो क्रीपिंग टूल में मजबूती से कर सो, नई स्पार्किंग हो रही है, और यांत्रिक सामर्थ्य भी क्या है, ज्यादा। केबलों को छिलना, केबलों को छिलेंगे, इसके लिए क्या काम लेंगे, तार विलगक या इलेक्ट्रीशियन चाकू, या तो वायर स्ट्रिपर काम लेंगे या इलेक्ट्रीशियन नाइफ काम लेंगे। इलेक्ट्रीशियन नाइफ काम लेते हैं, उसको 20 डिग्री एंगल पर रखना चाहिए। कितना डिग्री पर, 20 डिग्री कोण पर चलाना चाहिए। और एक जगह परीक्षा में 20 से 45 डिग्री, 20 से उससे ज्यादा डिग्री पर उसने कहा रख दिया तो तार कट जाएगा, केवल इंसुलेशन नहीं छिलेगा। अपना कार्य ऊपर वाला रबड़ छिलना, तार नहीं छिलना चाहिए। ऐसा नहीं हो एकदम से जोर लग गया, तो इसलिए वो कहते हैं एंगल ऐसे रखो कि तिरछा चले, तो तार टूटने का खतरा है नहीं। आप ऐसे 90 डिग्री में रखोगे तो क्या होगा, इंसुलेशन के साथ साथ तार ही टूट जाएगा, इसलिए। और ये तो आपने देख लिया केबल के बारे में। अच्छा एक और है, इंसुलेशन के आधार पर केबल का वर्गीकरण भी है। पीवीसी क्या होती है, पॉलीविनाइल क्लोराइड। एमआई मिनरल इंसुलेशन, PILC पेपर इंसुलेशन लेड कवर्ड, XLPE क्रॉस लिंक पॉलीएथिलीन,
और PILCDT पेपर इंसुलेटेड लेड कवर डबल टेप आर्मर। XLP ध्यान रखना, ये पूछा हुआ क्रॉस लिंक पॉली एथिलीन। PILC पेपर इंसुलेशन लेड कवर्ड। MI तो मिनरल इंसुलेशन होता है। अरे देखो भाई, कई चीजें देखनी है, तारों के कई लपड़े। देखो आपको बड़ी शांति हुई होगी, पन्ना लास्ट हो गया। सप्लाई ऐसी आवृत्ति है तो 3 फेज है तो लाल पीला नीला, और न्यूट्रल क्या होगा, काला। उपकरण ऐसी है तो UVW, उपकरण में क्या नाम होता है फेज का, UVW। और सप्लाई में L1 L2 L3, तो UVW लाल पीला नीला, और न्यूट्रल क्या हो गया, काला। सप्लाई सिंगल फेज है तो फेज है लाल और न्यूट्रल क्या है, काला। और ये मेरे गलत लिखा हुआ, आप इसको सही करना। रक्षा चालक में अर्थ होता ना हरा, ना हरा पीला, इसकी जगह क्या लिखोगा, हरा पीला। हरा या हरा पीला, पीला नहीं। पीले मुंह पर हरी धारी रखनी चाहिए, पीले तार में क्या रहनी चाहिए, हरी धारी। तो हरा तो सही है, पीला लिखा हुआ ना, उसकी जगह ना काट के लिखो हरा पीला। पीला की जगह काट के क्या लिखो, हरा पीला। तो क्या होगा, अर्थिंग तार कैसे होगा, हरा। हरा नहीं होगा तो हरा पीला होगा। और एक याद रखना, ये भी सवाल, 3 कोर लचीली केबल में फेज का रंग क्या होता है, भूरा। न्यूट्रल का रंग क्या है, नीला। अर्थिंग का रंग हरा। 3 कोर फ्लेक्सिबल केबल में ये काम आ रहा है। 3 कोर लचीली केबल में पूछेगा, ये लिखा हुआ आपका, 3 कोर लचीली केबल में फेज का रंग क्या है, भूरा। न्यूट्रल का रंग नीला, अर्थिंग रंग हरा। और इसके बाद में एक आई नई चीज, कोड से केबल की पहचान करना। ए है, यदि पहले अक्षर में ए आया इसका मतलब एल्यूमिनियम चालक है। वाई आया तो ये वाई पीवीसी इंसुलेशन या पीवीसी शीट है, डिपेंड करेगा पोजीशन कौन सी है। सबसे पहले चालक के ऊपर तुरंत बाद आएगा तो इंसुलेशन है, और 3-4 क्रम के बाद आएगा तो शीट है। तो पहले चालक के ऊपर तुरंत बाद क्या होता है, इंसुलेशन। फिर और परते आती है, और लास्ट में क्या आता है, शीट आती है। 2x क्या होगा भाई, 2x का मतलब है क्रॉस लिंक। W का मतलब राउंड स्टील वायर आर्मिंग, राउंड में स्टील वायर के द्वारा आर्म किया हुआ है। W मतलब डबल राउंड किया हुआ है। F का मतलब स्टील वायर के द्वारा, स्ट्रिप के द्वारा फॉर्म किया गया है। F का मतलब डबल फॉर्म किया गया। C मतलब मेटेलिक स्क्रीन है। CE मेटेलिक स्क्रीन ओवर ईच इंडिविजुअल कोर। GB होल्डिंग हेलिक्स टेप है। W है एल्यूमिनियम राउंड वायर, एल्यूमिनियम फॉर्म वायर आर्मरिंग। अब ये उसने कहा है, आपके परीक्षा में नाम आया AYY। पहला तो है एल्यूमिनियम कंडक्टर, अगला वाई आया तो ये पीवीसी इंसुलेटेड, और अगला वाई आया तो पीवीसी आउटर शीथ। ठीक है, AYWY, ये क्या हुआ, पहला है एल्यूमिनियम कंडक्टर, वाई क्या है, पीवीसी इंसुलेटेड, और डब्ल्यू हमारे पास गैल्वेनाइज राउंड स्टील वायर आर्म्ड, और अगला वायर क्या, आउटर पीवीसी शीथ। ठीक है, और इसी प्रकार AYFY। तो ऐसे नाम देके पूछेगा, आपको लगेगा आपको तो कौन पूछेगा। आपके रामबाण में 2 सवाल पड़े हैं। है किसी के पास रामायण बुक अभी है? नहीं है तो मेरे पास है, कोई बात नहीं, उधर क्या देखो। चैप्टर का नाम बोलो क्या है, केबल एवं जॉइंट।
एक है वाई एफ वाई। एक आपके पास है ए टू एक्स सी वाई में वाई अक्षर क्या करेगा, तो आप कहेंगे ये वाई अक्षर पीवीसी सीध करेगा। और यदि यहाँ वाई हो जाता तो पीवीसी इंसुलेशन होता, यहाँ आता पीवीसी सीध करेगा। तो ये दो सवाल है, चेक करना। ये दो सवाल पूछे मैं कोड के, तो वाई एफ वाई है ना, ये रहा वाई एफ वाई। तो ए वाई एफ वाई होता है कायदे से पूरा तो एल्यूमिनियम कंडक्टर ही होता है। तो ये केबल के चालकों का वर्गीकरण, ठीक है। अब देखो कि आप यदि सभी राजी खुशी हैं तो हम एक विद्युत प्रतीक चैप्टर और पढ़ लेते हैं। क्यों रामपाल? इधर आना, खड़ो खड़ो। पंचायती की पूंछड़ी बना हुआ है। मैंने खुद ने रुका, तू आधा घंटा लेट आया फिर भी मैंने बोला नहीं, और तू तो मुंह पर हाथ फेरता हुआ आ रहा था। तो क्या खा के आया? आया तो आधा घंटे बाद है। तो रुपए देने से अच्छा ना समोसा ले आता, तो रुपए तेरे पास थे। हाँ भाई। अब देखो कि सबको सीट बांटो भाई। हैं? नहीं, इसमें आपको लिखना पड़ेगा। इसमें